तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अभिक्रिया की कोटि तथा अभिक्रिया की आणविकता में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो 2025 का पूछा गया भी क्वेश्चन है और ये अंतर बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया के वेग में, या कह सकते हैं अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अंतर वाला क्वेश्चन है, हर साल किसी न किसी सेट में आता है। तो कैसे लिखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि जो होती है यह एक प्रायोगिक मान है। प्रायोगिक मान मतलब है कि इसको हमेशा प्रयोग करके निकाला जाता है। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं तो कुछ फिजिक्स में जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो कुछ मान वगैरह निकालते हैं, सेम वैसे ही जब आप अभिक्रिया की कोटि को देखेंगे तो इसका मान हमेशा क्या होता है, प्रायोगिक मान इसका होता है। उसके बाद अभिक्रिया की आणविकता की अगर बात करेंगे तो यह एक सैद्धांतिक मान होता है, यानी एक इसका मान दे दिया गया है जो आप हमेशा यूज करेंगे, इसका मान चेंज नहीं होता, यानी यह एक सैद्धांतिक मान है। सेकंड पॉइंट क्या है कि अभिक्रिया की कोटि जो है यह भिन्नात्मक संख्या हो सकती है, यानी कि इसको 1/2 या 0.5 इन सब के पदों में लिखा जा सकता है, यानी कि यह एक भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। जबकि जो अभिक्रिया की आणविकता है ये कभी भी भिन्नात्मक नहीं होती, कभी भी बटे में या आपको दशमलव में देखने को नहीं मिलेगा। ये हमेशा पूर्ण संख्या जैसे 1, 2, 3 इन सभी संख्याओं में देखने को मिलता है, यानी यह सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। अगला पॉइंट क्या है कि अभिक्रिया की कोटि जो है ये 0 हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि 0 कैसे हो सकती है, जैसे देखिए जब आप जड़ स्थिरांक लिखते थे तो क्या लिखते थे, r a की सांद्रता के घात 0, b की सांद्रता के घात 1 इस तरह से लिख सकते थे। तो यानी कि इसकी जो सांद्रता होगी या अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो 0 हो सकती है, लेकिन कभी भी अभिक्रिया की जो आणविकता है वह 0 नहीं होगा। आणविकता का मतलब क्या है कि आपके जो रिएक्शन है, मान लीजिए आपने एक रिएक्शन किया है A+B जिससे कोई प्रोडक्ट P बना है। अभी इस रिएक्शन में आपने कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, कितने अणु लिए हैं, तो हमेशा भी रिएक्शन बिना अणुओं के तो होगा नहीं, कोई ना कोई कंपाउंड, कोई ना कोई अणु आपको लेना पड़ता है। इसीलिए कभी भी अभिक्रिया की आणविकता जो है वो 0 नहीं होती। अगर आप कितना भी कम लेंगे तो एक मॉलिक्यूल से ही दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा। ऐसा नहीं कि इधर के साइड आपने अभिकारक के साइड एक भी मॉलिक्यूल नहीं लिया और डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया। यानी कि आप कोई सामान कैसे बनाएंगे, जब आप दूसरा कोई दो सामान या एक सामान मिलाएंगे तो ही तो नया चीज बनाएंगे ना। वैसे ही दो अणु को मिलाएंगे तो ही प्रोडक्ट बनेगा, या एक अणु को मिलाएंगे तो ही दूसरा प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो अणु जितने भी होंगे उतना ही उस अभिक्रिया की आणविकता होगी। जैसे इधर देखिए अभिकारक की जो यहाँ पे अभिकारक में देखिए ये आपका इधर जो है इसको क्या पढ़ते हैं, अभिकारक पढ़ते हैं, जिससे कोई प्रोडक्ट भी बनता है। अब कितना भी कम लेंगे तो अभिकारक एक तो लेंगे ही। तो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि जो होगी, आणविकता जो कितनी होगी, 2 अणु हमने लिया है A और B, तो यहाँ पे कितने अणु है, 2 अणु, तो इसकी आणविकता भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मैक्सिमम एक अणु भी अगर आप लेंगे तो भी इसकी आणविकता 1 रहेगी, यानी कभी भी आणविकता शून्य नहीं होती। वो हमने बता दिया क्यों, क्योंकि मैक्सिमम आपने एक मॉलिक्यूल तो लेना ही है दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। समझ में आ गया। और उसके बाद अगला पॉइंट आपका क्या है कि अभिक्रिया की जो कोटि है उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता वेग को निर्धारित करती है। अभिक्रिया की जो कोटि होती है ये उन अणुओं की संख्या होती है जिनकी सांद्रता हमेशा वेग को निर्धारित करती है। जबकि अभिक्रिया की आणविकता जो है यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या है। वही हमने बताया ना, जो ये अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक हैं A और B, इनकी संख्या ही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं A और B, तो यहाँ पे अभिक्रिया की आणविकता भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आ गया। ये आपका अंतर है अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता का।